नमस्कार दोस्तों, पीकेजे क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम महाजनपद काल की चर्चा के दौरान बाकी बचे हुए महाजनपदों पे चर्चा करेंगे। महाजनपद काल में महाजनपदों की चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक हम इनके बारे में एक आउटलाइन या एक थोड़ी सी जानकारी नहीं रखेंगे तब तक इस काल को हम बेहतर तरीके से न तो समझ सकते हैं और न ही हम इसके बारे में कुछ एक अपना विचार बना सकते हैं। तो हमने देखा था पिछले वीडियो में कि हमने मगध जो है जनपद तक हमने उसको देखा था और इसमें यह भी चर्चा की गई थी कि कुछ जो जनपद थे वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था को फॉलो करते थे और कुछ महाजनपद जो थे वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था को फॉलो करते थे। तो हमने देखा कि जो दो महाजनपद थे बज्जी और मल्ल, ये दोनों महाजनपद मुख्य रूप से ये दोनों महाजनपद गणतंत्रात्मक थे। ये गणतंत्रात्मक थे क्योंकि यहाँ पे कई छोटे छोटे राजाओं का समूह आपस में समन्वय बना करके राज्य करता था और यहाँ जो राजा जो था वो एक विशेष तरह की समिति होती थी जिसमें सभी सदस्यों को समान जो है प्रभाव समान प्रतिनिधित्व दिया जाता था। वो सभी मिल करके शासन प्रशासन के कार्यों को करते थे और वो आपस में एक दूसरे से काफ़ी समन्वय रखते थे और सबकी बातों को सुना जाता था। तो देखते हैं हम कि प्राचीनतम गणराज्य या प्राचीनतम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो कि लिच्छवी गण के रूप में हमको दिखाई देती है वो कहीं न कहीं बज्जी संघ का एक सदस्य था और वह विश्व का सबसे प्राचीनतम जो था वो गणतंत्र का उदाहरण था। इसके अलावा मल्ल जो था, मल्ल जनपद, वह भी जो है वह गणतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था। तो इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे जो महाजनपद थे वो गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक दोनों तरह की व्यवस्थाओं को फॉलो करते थे, जिसमें मुख्य रूप से गणतंत्रात्मक व्यवस्था को फॉलो करने वाले जो बज्जी और मल्ल ही थे। इसके अलावा सारे जो बाकी महाजनपद थे वो राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं को फॉलो करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें भी आपस में संघर्ष होता है। जो शक्तिशाली महाजनपद होता है वो बाकी जो है कम शक्तिशाली महाजनपदों को टेक ओवर करते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन महाजनपद काल के आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो महाजनपद काल में जो चीज़ें हमको दिखाई पड़ती हैं वही कहीं ना कहीं आगे चल करके मगध के उत्कर्ष को दिखाती हैं और मगध के उत्कर्ष के साथ ही साथ भारत का सबसे पहला केंद्रीय शासन वाला जो साम्राज्य बनता है मौर्य शासन, वह हमको कहीं न कहीं इसी के विकास के फलस्वरूप दिखाई देता है, जिसको हम आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज हम कुछ महाजनपदों पे चर्चा करते हैं। इसमें जो है वज्जी महाजनपद को देखते हैं। ठीक है, ये जो वज्जी महाजनपद था यह एक गणतंत्रात्मक महाजनपद था। गणतंत्रात्मक महाजनपद था। ठीक है, यह गणतंत्रात्मक महाजनपद था। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये जो था बज्जी जो था वो गंगा नदी के उत्तर की तरफ और नेपाल की पहाड़ियों के बीच स्थित था। ये जो था गंगा नदी के उत्तर की तरफ तथा नेपाल की पहाड़ियों के मध्य स्थित था। नेपाल की पहाड़ियों के मध्य स्थित था। ठीक है ना। चूंकि हमने अभी चर्चा की कि यह एक गणतंत्रात्मक महाजनपद था तो यह जो था कुल 8 या गणों या राजाओं का समूह था। या राजाओं का समूह था। ठीक है,
और बज्जी महासंघ की जो चर्चा है वो अनेक बौद्ध ग्रंथों में भी मिलती है। एक जगह इसे जीतने के लिए उदयन जो था, महात्मा बुद्ध का जो शिष्य था, वो चर्चा करता है कि इसको कैसे जीता जाए। तो बाद में चूंकि ये 8 राजाओं का समूह था, तो जब इनमें एक कॉम्बिनेशन था, इनमें एक आपसी समझ थी, तब तक तो ये सही था। लेकिन बाद में मगध के राजा क्या करते हैं कि इस समूह में फूट डालते हैं और फिर धीरे धीरे इस बज्जी महासंघ को अपने उसमें ले लेते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि इसमें जो कुछ प्रमुख राजवंश थे जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, और इसमें खास करके लिच्छवी राजवंश, लिच्छवी, विदेह, ठीक है ना, ज्ञात्रिक तथा नय, ये 4 जो थे वो प्रमुख जो थे, वो इसमें गण थे। इनमें लिच्छवी गण ये काफी महत्वपूर्ण है, और यह विश्व में सबसे प्राचीनतम, विश्व में सबसे प्राचीनतम गणतंत्र का उदाहरण है। तो यहां हम देखते हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया में या जो साम्राज्य की बात आती है, वो सबसे प्राचीन काल में हमको इस भारत में ही दिखाई देती है। ठीक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था सबसे प्राचीन गणतंत्र का उदाहरण है पूरे विश्व में, लिच्छवी गणराज्य। ठीक है, यहाँ पे जो है समितियां होती थी, सभाएं होती थी, उन सभाओं के माध्यम से किसी भी कार्य को या उनसे सलाह लेकर के ही राजा किसी कार्य को करता था। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले महाजनपद पे। तो इसकी अगर राजधानी की बात की जाए बज्जी संघ की, तो इसकी राजधानी जो थी, इसकी राजधानी की बात की जाए तो उसकी राजधानी जो थी वो वैशाली थी। वैशाली इसकी राजधानी थी। ठीक है, जो कि एक बड़ा समृद्धशाली नगर था, और बौद्ध ग्रंथ में बज्जी संघ को सबसे शक्तिशाली संघ के रूप में माना गया है। दूसरा जो संघ था वो था मल्ल। ठीक है ना, तो मल्ल जो था ये भी एक महत्वपूर्ण गणतंत्रात्मक महाजनपद था। यह भी जो कैसा था, गणतंत्रात्मक महाजनपद था, महाजनपद। ठीक है ना, तो ये जो था इसमें 8 कुल थे, और इसमें जो थे कुल 9 कुल थे, 9 कुल या संघ थे। ठीक है ना, जिनसे मिल करके इस महाजनपद का निर्माण हुआ था। ठीक है ना, इसमें जो था, इसमें 2 भाग थे। ठीक है ना, एक जो था वो था कुशीनारा, और दूसरा जो था वो पावा था। ठीक है ना, तो ये 2 शाखाओं में विभक्त था। ठीक है, मल्ल गणराज्य, एक जो है वो कुशीनारा था और दूसरा जो था वो पावा था। ये दोनों ही बौद्ध धर्म के हिसाब से बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कुशीनगर जो कि आधुनिक कशया से जिसका हम समीकरण स्थापित कर सकते हैं, यहाँ पे महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है ना, और ये जो पावा है, ठीक है, यहां संभवतः महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किया था। ठीक है, अंतिम उपदेश किया था। ठीक है, तो ये चूंकि महावीर स्वामी की भी जो है पावा जो है, वहां पे बताया जाता है कि पावापुरी से इसका समीकरण भी बैठाया जाता है।
तो महावीर स्वामी ने भी अपने देह का त्याग जो है यहीं पावापुरी में किया था। तो इसलिए ये जैन एवं बौद्ध धर्म को के स्थल के रूप में भी काफी प्रसिद्ध है। हालांकि बौद्ध ग्रंथों में इसका विवरण जो है दिया गया है और जातक कथाओं में भी इसका विवरण मिलता है, और एक ओक्काक वंश का समीकरण इसमें कहीं स्थापित होता है। ओक्काक वंश, ठीक है ना, इसका भी विवरण मिलता है कि मतलब उस समय जब बौद्ध यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जो है काल था, तो इस समय ओकाक वंश के राजा जो थे इसके शासक हुआ करते थे। ठीक है, तो ये थी जानकारी जो है गणतंत्रात्मक राज्यों के बारे में। ठीक है, इसमें लिच्छवी काफी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कभी कभी पूछा भी गया है। ठीक है, तो आप इसको जानते रहिए। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और महाजनपदों पे चर्चा करते हैं। अगले राजवंश को देखते हैं, चेदी राजवंश, चेदी महाजनपद। ठीक है, देखिए यह जो था, यह महाजनपद जो था आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में स्थित था, के पूर्वी भाग में स्थित था। ठीक है ना, और यमुना की सहायक नदी केन नदी के किनारे ये जो था स्थित था, केन नदी के किनारे। ठीक है ना, किनारे स्थित था। इसकी जो राजधानी थी वो शुक्तिमती इसकी राजधानी थी। ठीक है ना, राजधानी इसकी कहाँ थी? शुक्तिमती, जो कि एक बहुत प्राचीन क्या, बहुत समृद्धशाली नगर था। ठीक है, कहीं कहीं इसको शौक्तमती के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसकी राजधानी थी, और जो महाभारत काल में शिशुपाल का जो हमको विवरण मिलता है, वह यह चेदी महाजनपद का राजा था। ठीक है ना, शिशुपाल यहाँ का क्या था? राजा था। महाभारत कालीन शिशुपाल का विवरण मिलता है। ठीक है, जो यहाँ का राजा था। शिशुपाल वंश जो है वो इसी से संबंधित था। ठीक है, तो ये तो था चेदी गणराज्य के बारे में। आगे हम देखते हैं कुछ और गणराज्यों को। इसके अलावा जो अगला गणराज्य है वो वत्स है। ठीक है ना, वत्स गणराज्य। अब इसकी भी बात कर लेते हैं। तो वत्स गणराज्य जो था वह यमुना नदी के किनारे स्थित था। यमुना नदी के किनारे स्थित था। ठीक है ना, स्थित था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी इसकी जो थी वो राजधानी थी। कौशाम्बी आधुनिक प्रयागराज में पड़ता है। इलाहाबाद या आधुनिक जो है प्रयागराज में इसका जो था वो, इसका समीकरण हम जो है प्रयागराज से जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात थी कि यह वत्स जो था वो वस्त्र के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध था। ठीक है, वत्स जो था वो वस्त्र उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध था। यह वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, और इसकी एक और खास बात, उदयन यहाँ का राजा था। यहाँ का राजा था जो महात्मा बुद्ध का समकालीन था।
महात्मा बुद्ध का समकालीन था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सब कुछ छोटी छोटी और इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं। कभी कभी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको पूछा भी जा सकता है और इनका सुमेलित करने को दे सकता है। तो इनके बारे में भी जानते रहिए, इनकी राजधानियों के बारे में जानते रहिए, और जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको बता रहे हैं जिनको जानना आवश्यक है। ठीक है। वत्स के बाद हम देखते हैं अगले महाजनपद को। इसके बाद अगला जो है वो कुरु महाजनपद जानते ही हैं, महाभारत काल में कौरव, तो उससे इसका समीकरण किया जाता है। तो युधिष्ठिर के वंशजों का यह क्षेत्र था। ठीक है ना। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। ठीक है ना, कुरु की इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। और विभिन्न जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनमें ऐसा विवरण मिलता है कि यहाँ कौरव्य वंश का शासन था। ठीक है ना। बौद्ध ग्रंथों में कौरव्य वंश के नाम से इनको कहा गया है, इन कौरवों को ही कौरव्य वंश के नाम से ऐसा बताया गया है कि यह इस समय इनका शासन था। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये कुरु हो गया। इसके बाद पांचाल भी इसी से लगा हुआ क्षेत्र था। और पांचाल, हम पांचाली द्रौपदी के क्षेत्र से भी इसको समीकरण कर सकते हैं। जो महाभारत कालीन द्रौपदी का चरित्र है वो जो है द्रौपदी पांचाल क्षेत्र से जो है वो आती थी। ठीक है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कुरु और पांचाल के मध्य जो था एक अच्छा संबंध भी रहा होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ जो है महाजनपदों के बीच अच्छी मैत्री संबंध भी थे और कुछ में काफ़ी शत्रुता थी, और समय समय पर एक दूसरे पर ये अपना अधिकार स्थापित करते रहते थे। तो पांचाल के बाद बात करते हैं। पांचाल एक प्रमुख महाजनपद था। ठीक है ना। रुहेलखंड, आधुनिक जो है रुहेलखंड जो है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र है, उससे इसका हम समीकरण स्थापित कर सकते हैं। यह भी 2 भागों में विभक्त था। ठीक है। यह महत्वपूर्ण महाजनपद 2 भागों में विभक्त था। ठीक है। पहला जो भाग था उत्तरी पांचाल और दूसरा जो था वो दक्षिणी पांचाल। ठीक है। तो उत्तरी पांचाल जो था उसकी राजधानी जो थी वो अहिछत्र। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। ठीक है। अहिछत्र थी, जो कि आधुनिक जो है वो बरेली क्षेत्र, जो आधुनिक बरेली क्षेत्र है, मतलब जो बरेली है, बरेली आधुनिक बरेली क्षेत्र से इसका हम समीकरण जो है स्थापित कर सकते हैं। और दूसरी जो इसकी राजधानी थी वो थी काम्पिल्य। काम्पिल्य जो था यह एक बड़ा प्रसिद्ध नगर था, और इसी काम्पिल्य क्षेत्र में कन्नौज भी आता था। ठीक है ना। कन्नौज का जो क्षेत्र आता था, जो बाद में काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में विकसित होता है। और इतिहास में हम आगे देखते हैं कि त्रिकोणात्मक जो संघर्ष होता है बाद के कालों में, उसमें कन्नौज की स्थिति जो है काफ़ी जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है ना।
तो कन्नौज भी इसी में स्थित था। दक्षिणी पांचाल जो काम्पिल्य उसकी राजधानी थी, काम्पिल्य में ही स्थित था। ठीक है, और इसका जो समीकरण है काम्पिल्य का, वो आधुनिक फार्रुखाबाद से इसका जो है समीकरण हम स्थापित कर सकते हैं। तो ये थी कुरु कुछ महत्वपूर्ण जानकारी महाजनपदों को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एक जानकारी महाजनपदों को लेकर के। आगे के वीडियो में हम शेष महाजनपदों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था एक छोटा सा आपको सूचना महाजनपदों को लेकर के। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने महत्वपूर्ण कमेंट के माध्यम से अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें प्रदान करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।